जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को हम लोग शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कोट्स में बताया गया है कि सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। जैसे हम लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी जब परेशानियां होती है हमारे साथ, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जल्दी करते हैं। जैसे आप इमेजिन करें कि हम लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं और हमारे यहाँ धूप बहुत पड़ता है। ठीक है, धूप पड़ता है, अगर हमने बिना चप्पल या बिना स्लीपर पहने हुए छत पे चले गए या फिर किसी वैसे प्लेस पे चले गए जहाँ पे बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ का सरफेस या फिर वहाँ का सतह का या छत का जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। उस वजह से क्या होता है कि हम लोग जब छत पे जाते हैं तो जितनी छत गर्म होगी, हम लोग अपने काम को उतना जल्दी ही निपटा करके कोई और काम के लिए उस चीज़ से निवृत्त होना चाहते हैं, ताकि मेरा पाँव कम से कम जले। तो वही बताया गया इसमें कि धूप का बहुत महत्व है सफलता के सफ़र में, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। क्योंकि अगर आपको मौसम थोड़ा ठंडा मिल गया या आपके अनुकूल मिल गया, तो फिर पता चला कि आप स्लो हो जाते हैं लाइफ में या कहीं पर भी या यात्रा में। तो इसीलिए बहुत महत्व है धूप का, या आपके लाइफ में जो भी परेशानी तकलीफ़ या जो भी कुछ चल रहा होगा, उसका भी कहीं ना कहीं आपके इस प्रिपरेशन के दौरान, इस तैयारी के दौरान बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत में परिवहन। देखिए, ये दृष्टि आईएएस के बुक का जो हमारा ये लास्ट चैप्टर है, भारत में परिवहन, इसको आज हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद ये ज्योग्राफी का हमारा कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट में डाल दिया जा रहा है। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत में रेल परिवहन, भारत में रोडवेज, भारत में एयरवेज, भारत में वाटरवेज और भारत में गैस पाइपलाइन। ये सारे परिवहन के जो भी प्रमुख मार्ग हैं उन सभी को देखेंगे। पहले हम लोग नोट्स देख लेंगे, और जैसे ही नोट्स का ये जो नोट्स है हमारा, इसका टॉपिक समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग एक मैपिंग के जरिए जो भी हमारे परिवहन के साधन हैं, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, सभी का एक मैपिंग के जरिए डिस्कशन कर लेंगे, और उसी के थ्रू एक शॉर्ट रिविज़न भी हो जाएगा हमारा मैपिंग में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नोट को कंटिन्यू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से लेक्चर को। देखिए, यहाँ पे भारत में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर, और सबसे पहले बात की गई है रेल परिवहन की। देश में रेल परिवहन का आरंभ जो हुआ था यानी भारत में, वह 1853 में एक रेलगाड़ी चली थी बम्बई से थाने के बीच। दोनों लोकेशन आप जानते हैं महाराष्ट्र में ही है। तो बम्बई से थाने के बीच में ये रेल परिवहन का पहला रेल परिचालन हुआ था। इसके बाद दूसरी परिचालन की बात करें तो वह 1854 में कलकत्ता को हुगली से, और 1856 में मद्रास को अर्काट रेल मार्ग से जोड़ा गया। उसके बाद हम ये तो देख लिए कि 2-3 रेलगाड़ियाँ प्रारंभिक तौर पे जो चली थी भारत में आज़ादी के पहले। उसके बाद अब सबसे पहले रेल प्रबंधन की बात कर लेते हैं, यानी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। रेल मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करें तो भारतीय रेल का प्रबंधन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, और रेल नेटवर्क को 17 प्रमुख जोनों में और कई डिवीज़न या मंडलों में बांटा गया है। भारत में कुछ प्रमुख जो रेलवे जोन हैं उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, हमारा ये जो लेक्चर है आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या विभिन्न स्टेट में जो होने वाले एक दिवसीय परीक्षा होते हैं, सभी के लिए सम्मिलित रूप से उपयोगी है। आप इस लेक्चर को अटेंड करके, या फिर एनसीईआरटी का बुक का इसमें भी सार दिया गया है, तो आप अगर 11th 12th या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और इस नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए हर हाल में बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब कुछ प्रमुख रेलवे जोन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पर्वतीय रेल प्रणाली को देख लेते हैं, पर्वतीय रेलवे जोन को। पहला दार्जिलिंग रेलवे जोन या दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जोन, दूसरा है कालका शिमला रेलवे जोन, तीसरा है माथेरन हिल रेल,
चौथा है हमारा नीलगिरी पर्वतीय रेल, पांचवा है कांगड़ा घाटी रेल, और ये सारे प्रमुख हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और नोट दिया हुआ है कि दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला पर्वतीय रेल के साथ साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इन सारे को शामिल किया गया है। मतलब जो ऊपर ये सारे के सारे हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो धरोहरों को दिया जाता है, या जो लोकेशन को दिया जाता है, या जो इमारतों को दिया जाता है, ठीक है, तो वो दर्जा इन सारे को प्राप्त है। तो ये तो प्रमुख हो गए। साथ ही अब हम देख लेते हैं कि भारत के पर्यटक रेलवे प्रणाली कैसी है। तो पहले है कि पैलेस ऑन व्हील्स, दूसरा है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, तीसरा है द गोल्डन चैरियट, चौथा है डेक्कन ओडिसी, पांचवा है इंडियन ऑन व्हील्स, छठा है हमारा द इंडियन महाराजा, और सातवां है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। तो देखिए हमारे राष्ट्रपति जो चलते हैं उसका क्लास होता है द इंडियन महाराजा। इससे राष्ट्रपति को कहीं जाना होता है रेल से, तो वो इसी रेल प्रणाली के अंतर्गत जाते हैं, और आम लोगों के लिए ये सारे प्रणाली बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो देख लिया हमने रेलवे के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पहले रेल के बाद सड़क परिवहन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिटेल से रेलवे को लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए सड़क परिवहन में बताया गया है कि सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना या आधारभूत संरचना है भारत में, और सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और संचालन होता है। भारत की सड़क परिवहन प्रणाली निम्नलिखित प्रकार की है। तो भारत में कितने प्रकार की सड़क प्रणालियां हैं? तो भारत में सबसे पहले जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, दूसरा है राज्य राजमार्ग, इसे NH कहते हैं हम। ठीक है, दूसरा है राज्य राजमार्ग जिसे NH नहीं बल्कि SH कहते हैं इसे। ठीक है, स्टेट हाईवे। तीसरा है राज्य सड़क, और चौथा है जिला सड़क, आरओ रोड इसे कहते हैं। पांचवा है ग्राम पंचायत सड़क, जो विभिन्न ग्रामों को ग्राम पंचायत से जोड़ता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे विशेषताओं में। अब सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग या NH के बारे में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और प्रबंधन 3 एजेंसियों के माध्यम से करता है। कौन कौन सी प्रमुख एजेंसी है उसे देख लेते हैं। तो पहला एजेंसी है इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दूसरा है राज्य लोक निर्माण विभाग, और तीसरा है सीमा सड़क संगठन। तो ये 3 प्रमुख संस्थान है जिसके जरिए भारत में रोडवेज का निर्माण, प्रबंधन इत्यादि किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हम शॉर्ट में कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ठीक है, दूसरा है हमारा राज्य लोक निर्माण विभाग, PWD। नेक्स्ट है हमारा सीमा सड़क संगठन, इसे कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 प्रमुख एजेंसी है जिसके माध्यम से भारत में रोड का निर्माण और उसका संचालन किया जाता है और प्रबंधन किया जाता है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना या नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP शुरू की। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसका कार्यान्वयन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, या NHAI द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित मार्गों पर 4 से 6 लेन तक का राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है। जैसे 4 महानगर जो हैं भारत में बड़े बड़े, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसको राजमार्गों से जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है।
तो इसको हम अच्छे से मैप में भी एक बार देखेंगे। ठीक है, ये नोट्स पहले हम लोग देख ले रहे हैं ताकि हमें मूलभूत चीज़ों की समझ यहाँ पर मिल जाए। तो 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जिसकी लंबाई की बात करें तो यह 5846 किलोमीटर है लगभग, और उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम कॉरिडोर जो कोच्चि सेलम मार्ग सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद देश के प्रमुख 12 बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना इसका कार्य है। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव भी इसके अंतर्गत ही किया जाता है। अब एक बार मैपिंग के जरिए देख लें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है सबसे पहला ये उत्तर दक्षिणी गलियारा दिख रहा है हमें, जो रेड कलर से हमने ड्रॉ करके बनाया है। ये हमारा उत्तरी दक्षिणी गलियारा है जो श्रीनगर से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी बात करें तो इस पे प्रमुख शहर जो हैं वो इस एनएच पे, तो ये चंडीगढ़, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोयम्बटूर और आखिरकार ये चेन्नई के कन्याकुमारी तक जाकर के समाप्त हो जा रहा है। इसे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या फिर उत्तरी दक्षिणी गलियारा के तौर पे जानते हैं। दूसरा जो हमें ग्रीन कलर से बताया गया है, ग्रीन कलर वाला ये हमारा जो रहा, ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा है जो त्रिपुरा के सिलचर से होकर के असम होते हुए इस तरह से आ रहा है, फिर वेस्ट बंगाल होकर के, बिहार होकर के, उत्तर प्रदेश होते हुए, राजस्थान, ये हरियाणा, एमपी होते हुए, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये पोरबंदर तट तक जा रहा है, जिसे हम पूर्वी पश्चिमी गलियारा के तौर पे जानते हैं, या इसे हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये भी NHAI के द्वारा बनाया गया है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है इसमें, उसे हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इसे बनाया गया है, और उसे हम जानते हैं गोल्डन कॉरिडोर के तौर पे। गोल्डन कॉरिडोर जो भारत के 4 प्रमुख बंदरगाह नगरों को जोड़ रहा है। 3 प्रमुख बंदरगाह नगर हैं, जबकि चौथा दिल्ली है। ठीक है, तो इसको जोड़ रहा है, और इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इसे बनाया गया था, और इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया है, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज रोडवेज कहते हैं। इसमें क्या है कि कोलकाता, ठीक है, दूसरा है हमारे पास चेन्नई, तीसरा है हमारे पास मुंबई, और चौथा दिल्ली। तो ये 4 प्रमुख नगरों को इसमें जोड़ा गया इस परियोजना के अंतर्गत, ताकि परिवहन की सुविधा बेहतर कराई जा सके। साथ ही तीनों प्रमुख बंदरगाह नगरों को जोड़ करके जो भी, जैसे कोई माल ढुलाई का कार्य हो, खास करके माल ढुलाई के लिए उसका उपयोग ज़्यादातर हो रहा है, और परिवहन में भी जो यात्री परिवहन है उसमें भी कोई दुविधा या दिक्कत ना आए, इसके लिए भी इसका विकास किया गया है। ये 3 प्रमुख सड़कों को तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा और भी कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं। देखिए इसमें अच्छे से और बताया गया है। लॉन्गेस्ट इंडियन नेशनल हाईवे कौन कौन सा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा, ये सिलचर रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिलचर है। दूसरा ये पोरबंदर को जोड़ रहा है इसे, और यहाँ पर श्रीनगर है जो कन्याकुमारी को नीचे जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कन्याकुमारी है नीचे, और फिर ये चेन्नई हो गया यहाँ पर हमारा, और इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज इस तरह से आ रहा है, और ये मुंबई से जोड़ता हुआ फिर चेन्नई को जोड़ रहा है। तो ये सारे प्रमुख रोडवेज हैं। उसके बाद देखते हैं कि NH में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 9066B, जिसका पुराना नाम NH 47A था, यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हमसे आमतौर पे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे छोटा NH कौन सा है, तो NH 47A, या फिर जिसका नया नाम है NH 966B, यह सबसे छोटा
एनएच है भारत में, ठीक है, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरता है, ठीक है। दूसरा है कि राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम सिक्किम में है। मतलब किसी राज्य की बात करें पार्टिकुलर, तो सबसे ज़्यादा एनएच का विस्तार जो है वह उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम एनएच का जो विस्तार है वह सिक्किम में है। उसके बाद हम एक प्रमुख राजमार्ग को देखते हैं जिसे एसएच के तौर पे हम जानते हैं या स्टेट हाईवे के तौर पे जानते हैं। देखिए, स्टेट हाईवे की बात करें तो राजकीय राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़कों के विकास और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा निभाई जाती है। केंद्र सरकार निम्नलिखित योजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, लेकिन केंद्रीय सड़क कोष से राज्य सड़क का विकास का कार्य जो होता है वह राजकीय सड़कों और ग्रामीण सड़कों को छोड़ करके विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क कोष से धन उपलब्ध कराया जाता है। इसके कुछ आर्थिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय संयोजन योजना को देख लेते हैं। तो राज्यों और उनके आर्थिक विकास में सड़क का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाता है। अंतर्राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों की कनेक्टिविटी अगर सड़कों के माध्यम से होगी। अगर आपको बिहार से दिल्ली आना हो या आपको उत्तर प्रदेश से कर्नाटक जाना हो, तो जब तक कर्नाटक जाने के लिए सड़क या रेलवे का बेहतर विकास नहीं होगा, तब पता चला कि आप 7 दिन में 8 दिन में पहुंच पाएंगे। अगर सड़कें खराब होंगी या जुड़ी हुई नहीं होंगी तो आप जा ही नहीं पाएंगे सही रूप में। तो इसीलिए केंद्र सरकार क्या करती है कि उनको निर्माण करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार 100% पैसे देती है कि भाई तुम लोग सड़कों का विकास करो। सड़कों के विकास से क्या होगा? सड़कों के विकास से जब गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ियों के माध्यम से व्यापार होता है। बहुत सारे अनाज, बहुत सारे खनिज, कोयला, लोहा, तांबा, सारी चीज़, रेत, ईंट, पत्थर इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान ढोए जाते हैं। साथ ही यात्री परिवहन में भी इसका प्रमुख योगदान होता है। जैसे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में रेलवे या फिर रोडवे का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। वहीं आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए अनुदान की मात्रा लगभग 50% है। तो जो आर्थिक महत्व की परियोजनाएं होती है जिससे एसएच बनाया जाता है राज्य सरकार द्वारा और उसका टोल टैक्स लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, वैसे परियोजनाओं के लिए भी भारत सरकार 50% अनुदान देती है। उसके बाद एक प्रमुख शहर सड़कों को देख लेते हैं जिसका नाम है ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का विकास किया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो सड़कों का विकास किया जाता है। और इससे क्या किया जाता है, एक गांव से छोटे से मार्केट में पहुंचने के लिए जो आपके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा गांव से, तो वहां तक जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। या जैसे जिस गांव की जनसंख्या 500 से ज़्यादा है तो उन सभी को मौसम में कार्यकारी सड़कों से जोड़ा गया है। मौसम कार्यकारी सड़क का अर्थ है कि जैसे ऐसा रोड नहीं बना दे सरकार, जैसे मिट्टी का रोड बना दे कि बारिश हुआ और आपके जो रोड रहे वह कीचड़ बन गया, न कि मोरम का रोड बनाया जाए बल्कि पक्की सड़क का निर्माण किया जाए, ठीक है, जो मौसम के प्रभाव से मुक्त हो, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या है कि पंचायतों को जोड़ने के लिए भी ग्रामीण सड़कें या विभिन्न पंचायतों को गाँव से जोड़ करके और छोटे से मार्केट में पहुंचाने के लिए ग्रामीण सड़कों का विकास किया जा रहा है पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है जिला सड़कें। जिला सड़कों की बात करें तो अधिकांश जिला सड़कें बड़े गांवों को आपस में जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इन सड़कों के निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी जिला परिषद और पीडब्ल्यूडी की है। तो एक प्रमुख सड़कें होती है जिला सड़कें, जो विभिन्न गांवों, विभिन्न पंचायतों या विभिन्न प्रखंडों को जिला सड़क से, जिला मुख्यालय से जोड़ती है।
जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पर है और 5 प्रखंड है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक जिला सड़कें होती है जो सभी तरफ से जिला की ओर ली जाती हैं प्रमुख सड़कों को, और इसे ही कह रहे हैं हम जिला सड़क। इसका देखरेख की जिम्मेदारी PWD की होती है और जिला परिषद के अंतर्गत ये सारी सड़कें आती है। और यहाँ पर क्या है कि इसको जोड़ने के लिए विभिन्न गांवों से या विभिन्न पंचायतों से सड़कें आती है जो प्रखंड से जोड़ती है विभिन्न गांवों को। तो इस तरह से ये सारी सड़कें जुड़ी होती है गांवों से, पंचायतों से। इस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे अगर गांव मान लें इन सारे को, तो गांव जुड़े हुए होते हैं किससे? ब्लॉक से। तो इसी तरह से सड़कों का विकास है भारत में। अब हम ग्राम सड़कों की बात करते हैं। तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जो गांव वाला या गली मोहल्ला की सड़क की बात हम कर लेते हैं, तो ग्रामीण सड़कें जो गली मोहल्ला में होती है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और देखरेख ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है। और जानते हैं कि गांव का जो मुखिया होता है या गांव का जो सरपंच होता है, बिहार में देखें तो उसे उसी पोस्ट को मुखिया कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में, राजस्थान में उस पोस्ट को सरपंच कहा जाता है। MP में बात करें तो फिर उसे सरपंच ही कहा जाता है। तो मुखिया या सरपंच जो होते हैं उस पोस्ट पे, वही गांव में जो गली मोहल्ले के सड़क बनते हैं उसका निर्माण और देखरेख का कार्य करते हैं। और उनका जो कार्यालय होता है, पंचायत ऑफिस होता है, वहीं से वह अपने कार्यों का संचालन करवाते हैं। अब भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की बात कर लेते हैं। NH को तो हमने शॉर्ट में देख लिया, और भी जो होगा लास्ट में हम लोग मैप रिवीजन के माध्यम से एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात की जा रही है, और भारत के जो भी प्रमुख बंदरगाह है उसको हम लोग पहले नोट के जरिए देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग मैपिंग रिवीजन के जरिए एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास दिया गया है कोलकाता। कोलकाता पोर्ट या पतन की बात करें या बंदरगाह की बात करें, पोर्ट और पतन और बंदरगाह तीनों को ही कहा जाता है। उसे इंग्लिश में कहें तो पोर्ट कह देते हैं, हिंदी में कहते हैं तो पतन या बंदरगाह कहते हैं। तो कोलकाता पोर्ट की बात करें तो कोलकाता भारत के मुख्य पतनों में से एकमात्र नदी पतन है। इस बंदरगाह को वर्ष 1870 में मान्यता प्रदान की गई थी। और अगर आपने नदियों वाला हमारा चैप्टर देखा होगा ज्योग्राफी का, तो उसमें हमने डिटेल से बताया है कि हुगली नदी के पूर्वी तट पे कोलकाता शहर है और पश्चिमी तट पे हावड़ा शहर है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वह हुगली नदी पर बनाया गया है या हुगली नदी के किनारे बनाया गया है 1870 में। ठीक है, और ये एक बड़ा पतन है जिससे बांग्लादेश, म्यांमार या फिर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जरिए जो हमारा भारत का व्यापार होता है वह कोलकाता पोर्ट के अंतर्गत ही होता है। साथ ही इस बंदरगाह का विशाल पृष्ठ क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर पूर्व के राज्य व नेपाल और भूटान सम्मिलित हैं। मतलब इन सारे क्षेत्रों का व्यापार जो है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सारे क्षेत्रों का जो व्यापार होता है वह कोलकाता पोर्ट से ही होता है। ठीक है, नेपाल, भूटान दो अंतर्राष्ट्रीय देश भी हैं, उनका भी व्यापार जो होता है वह हमारे कोलकाता पोर्ट के अंतर्गत ही होता है। हम लोग मैपिंग में भी इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे। इस पोर्ट के 2 डॉक सिस्टम हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर कोलकाता डॉक सिस्टम या KDS व पश्चिमी किनारे पर हल्दिया डॉक सिस्टम के तौर पे जाने जाते हैं। तो हुगली नदी जो है वह आप जानते हैं हुगली गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। मतलब गंगा की 2 धारा, फरक्का बराज के बाद उसकी 2 धाराएं निकलती हैं। एक तो सामने चली जाती हैं, वह जानी जाती हैं भागीरथी के तौर पे, और वह बांग्लादेश में कर जा रही हैं, और दूसरी जो धारा निकलती हैं वह हुगली के तौर पे निकलती हैं। जैसे हमारे भारत में गंगा की बात करें तो गंगा नदी इस तरह से आ रही है अगर, और यहाँ पर एक फरक्का बराज ये वेस्ट बंगाल में बनाया गया है, तो यहाँ से एक धाराएं इधर सामने चल जाती हैं और इस तरह से बांग्लादेश में जाकर के इन कर जाती है, जबकि दूसरी धारा यहीं से निकाली गई है और इसी पे
इसी को हुगली के नाम से जाना जाता है। और इसी पे इस साइड कोलकाता है और इस साइड हमारा हावड़ा शहर है। और हुगली बंदरगाह जो है, इससे कुछ प्रमुख बातें देख ले तो इस बंदरगाह से चाय, चीनी, चाय क्योंकि असम में चाय होता है या फिर दार्जिलिंग में चाय होता है, चीनी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में चीनी होता है, जूट ये बिहार वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है इत्यादि, और चमड़े के सामान, लौ इस्पात आप जानते हैं झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, अबरक भी होता है। तो इन सारी चीज़ों का निर्यात किया जाता है विभिन्न देशों के साथ, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो साउथ वाले लोकेशन है या फिर जो पश्चिमी किनारे पे जो लोकेशन है वहाँ सारा निर्यात किया जाता है। साथ ही खनिज तेल, उर्वरक व खाद्य तेल का आयात किया जाता है। खनिज तेल में हम जानते हैं कि बहुत सारे जो खाने के तेल हैं, एडिबल ऑयल हैं, उनका आयात होता है इंडोनेशिया वगैरह से, मलेशिया वगैरह से, तो वो इसी पोर्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस बंदरगाह पर अवसाद जमा होने की समस्या प्रभावी है, क्योंकि गंगा नदी का पानी थोड़ा सा ये उसमें रेत बहुत सारे घुल कर जाते हैं या मिट्टी घुल कर जाती है, तो इस वजह से क्या है कि हुगली नदी की बार बार सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मिट्टी का डिपोजिशन हो जाता है नदियों में, तो अगर ये रेत का टीला बन जाता है मिट्टी में या नदी के किनारे में, नदी के बीचों बीच में, तो स्टीमर या जहाज हमारी इसमें चल ही नहीं पाएंगे सही से। तो इसीलिए हुगली नदी में अवसाद की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा नदी का आता है ये गाद ये आकर जमा हो जाता है, इस वजह से इसे बार बार कृत्रिम तरीके से इसकी सफाई भी की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक प्रमुख बंदरगाह को देखते हैं हम, पारादीप को। तो पारादीप बंदरगाह की बात करें तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है। इसकी आधारशिला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और यह बंगाल की खाड़ी में महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है। भारत सरकार द्वारा इस पोर्ट को भारत का 8वां बड़ा पोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इस पोर्ट को भारत का 8वां सबसे बड़ा पोर्ट घोषित किया गया है, और स्वतंत्र भारत का यह पूर्वोत्तर में पहला बड़ा पोर्ट था, क्योंकि स्वतंत्रता के दौरान हम देखते हैं कि जैसे हमारा 1870 में ये कोलकाता पोर्ट तो बन चुका था, लेकिन ये वाला जो है पारादीप पोर्ट, ये स्वतंत्र भारत का पहले सबसे बड़ा पोर्ट था, और कोलकाता बंदरगाह जो है या कोलकाता पोर्ट जो है इसके बाद उसको बड़ा किया गया है। ठीक है, इसे फ्री पोर्ट बनाया जा रहा है और यहाँ लौह इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। फ्री पोर्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे कंट्री से आने वाले जो उत्पाद हैं या जो भी प्रोडक्ट आते हैं या जो भी आयात की वस्तुएं आती है वहाँ पर उतारी जाएंगी और विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ खास करके लौह इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग अगर लगता है तो विभिन्न प्रकार के अधोसंरचना के निर्माण की जाएगी वहाँ पर, और यहाँ से लौह अयस्क व मैग्नीज का निर्यात किया जाएगा और जापान तथा अन्य देशों को किया जाना है या किया जाता है। तो देखिए, जापान जैसे मैपिंग में आपने देखा होगा, अगर वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ में भी देखा होगा आपने, तो हमने डिटेल से बता रखा है जापान की स्थिति क्या है या भारत का लोकेशन क्या है, तो किस तरह से हमारा व्यापार हो सकता है। वैसे एक बार मैपिंग जब हमारा इसी लेक्चर में 10 मिनट का रिवीजन में होगा तो इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि लौह अयस्क और मैग्नीज का निर्यात किया गया है, क्योंकि आप जान रहे हो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में वहाँ पर बहुत आयत मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि में। तो वहाँ से इस पोर्ट से लोकेशन बहुत नज़दीक पड़ रहा है ये, और साथ ही मैग्नीज का भी उधर बहुत ज़्यादा खनन होता है, तो मैग्नीज निर्यात भी होता है यहाँ से। लौह और मैग्नीज का निर्यात जापान और अन्य देशों को इसी पोर्ट से किया जाता है। अब नेक्स्ट पोर्ट है हमारा न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट की बात करें तो यह भारत का 9वां बड़ा पोर्ट है या बंदरगाह है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। इस बंदरगाह द्वारा क्रूड ऑयल, कोयला, आयरन, एलपीजी, फर्टिलाइजर, खाद्य तेल, लकड़ी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ आदि का आयात किया जाता है। ठीक है, जबकि
पीएलओ उत्पाद, आयरन और ग्रेनाइट, स्टोन, मक्का, गेहूं, काजू आदि का निर्यात किया जाता है। ठीक है, यह कर्नाटक का एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो यह देश का भू आबद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरल फॉर्म में पहले से था उसे ही प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। तो यह देश का भू आबद्ध यानी लैंडलॉक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो इस बंदरगाह से मानसूनी वर्षा के प्रभाव को कम करती है, क्योंकि अगर तटों के समीप, समुद्र तटों के समीप लगातार बारिश होती रहेगी तो फिर वहाँ पे जहाज़ को आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समुद्र का पानी हमेशा वहाँ पर ज्वारीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण तट पे जहाज़ तो आ जाएंगे लेकिन तट से जब उसको बाहर जाना होगा तो उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो इसीलिए अगर बारिश का प्रभाव कम होगा तो क्या होगा कि पतन का जो परिवहन होगा वह बेहतर हो सकता है। यहाँ पोर्ट निर्माण एवं मरम्मत की सुविधा भी है और यह भारत का एकमात्र पोर्ट है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, जिसे हम ISO और ISO 9001 तो ISO 9001, 1401 और OHSAS 18001 इत्यादि प्राप्त है। तो ये सारे क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो बड़ी बंदरगाहों को और सबसे ज़्यादा बिजी और जिसका बेहतर संचालन जिस बंदरगाह से होता है उसी को ये सारे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको प्राप्त है। यहाँ से लौह अयस्क, अल्युमिनियम और फर्टिलाइज़र, कच्चा माल, क्रूड ऑयल और फास्फोरिक अम्ल, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा आदि का आयात किया जाता है। तो आयात निर्यात क्या किया जा रहा है, तो यहाँ से लौह अयस्क, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, कच्चा माल, क्रूड ऑयल, फास्फोरिक अम्ल, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा आदि का आयात किया जाता है। साथ ही विशाखापत्तनम यातायात संचालन में सर्वोच्च स्थान पर यह है। मतलब यातायात मतलब परिवहन के मामले में और संचालन के मामले में यह सर्वोत्तम स्थान पे है, यानी टॉप पे है विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब जानते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम एक प्रमुख बंदरगाह को देखते हैं, चेन्नई बंदरगाह को। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह देश का प्राचीन बंदरगाह है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1881 में की गई थी और यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से तीसरा सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह सभी मौसमों में कार्यशील और कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया चेन्नई बंदरगाह को, इसलिए इसे कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। भारत के मुख्य बंदरगाहों में कार्गो यातायात के संदर्भ में इसका स्थान 5वां है। कार्गो यातायात यानी माल ढुलाई का जो कार्य होता है उसके संदर्भ में इसका स्थान 5वां है। इसका पृष्ठ क्षेत्र दक्षिण आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी कर्नाटक में है। यहाँ से इंजीनियरिंग सामान व पेट्रो उर्वरक का आयात किया जाता है, जबकि लोहा, खाद्यान्न, चमड़ा, हल्दी, तंबाकू और सूती वस्त्र इत्यादि का निर्यात किया जाता है। अब एक प्रमुख बंदरगाह है मार्मागांव बंदरगाह। मार्मागांव बंदरगाह की बात करें तो यह बंदरगाह जुआरी नदी के ज्वारनदमुख या एस्चुरी पर स्थापित किया गया है और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। वर्ष 1963 में इस बंदरगाह को एक बड़े बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया और आधुनिक अवसंरचना के विकास द्वारा यह बंदरगाह विविध प्रकार के कार्गो यातायात को प्रबंधित कर रहा है या कर सकता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह कंप्यूटर आधारित वेसल मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराता है। मतलब कि कौन सी जहाज आ रही है तट पे उसकी सूचना कंप्यूटर देता है, क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से ईरान लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और इसके अलावा जुआरी तथा मांडवी नदी द्वारा इस बंदरगाह को लौह अयस्क पहुँचाया जाता है तथा गोवा, महाराष्ट्र और पूर्वी कर्नाटक इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश के रूप में स्थित है। अब एक
प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह मुंबई में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है और मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मतलब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है। इसे अब नाभासा सेवा बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए क्या हुआ कि मुंबई में ये बंदरगाह है और आप जानते हैं मुंबई जो शहर है वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ से अगर कार्गो या बहुत सारे जहाज आते हैं साइड में, तो वहाँ से यात्रियों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होता था परिवहन में। तो इसलिए वहाँ के भार को कम करने के लिए मुंबई तट से दूर या मुंबई शहर से दूर थोड़ी दूर पे एक नाभासा सेवा बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात को कम करने के लिए किया गया। जैसे आपके पास एक बड़ा सा स्टेडियम हो, स्टेडियम में बहुत सारे बच्चे मैदान में जाते हो खेलने के लिए, लेकिन इतनी सारी टीमें पहुंच जाती हो उसमें कि वहाँ पे खेलने में सबको दिक्कत आ रही है। तो उसी के बाजू में या उसके आसपास में एक और मैदान का निर्माण करा दिया जाए जो उसके भार को कम करे, या वहाँ से कुछ लोग उस मैदान में भी चले जाएं तो दोनों में अच्छे से लोग खेल पाएंगे। तो उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का भार को कम करने के लिए वहीं पे एक नाभावा सेवा करके बंदरगाह को बनाया गया है। नाभावा सेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह एवं आधुनिकतम बंदरगाह है। ठीक है, सबसे कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह है। इस बंदरगाह का निर्माण प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर आधारित था। जैसे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इसलिए इसमें जोड़ी गई कि बहुत सारे सरकारी संस्थान जो थे उनके द्वारा निर्माण में दिक्कत आ रही है या सालों में निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती हैं जो पोर्ट का निर्माण बहुत जल्दी कर देती हैं, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में ऐसे कर रही हैं। ठीक है, 5 साल में सामान्यतः हो जाता है। तो कंपनियां फास्ट करती हैं, जबकि सरकार उसी कार्य को 10 साल, 12 साल, 15 साल में कर पाती है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें बनाने का मौका दिया गया। यह बंदरगाह विश्व स्तरीय कंटेनर सुविधाएं उपलब्ध कराता है और इस पोर्ट ने लगभग 1100 हेक्टेयर में मैंग्रोव वनों सहित हरित क्षेत्र को निर्मित किया है। इस पोर्ट ने अपनी 3000 एकड़ भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, 3000 एकड़ भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है। रेल मंत्रालय ने उत्तरी हिंडलैंड को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को इस पोर्ट से जोड़ा है। तो ये तो हमने देख लिया जवाहरलाल पोर्ट के बारे में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। अब भारत के एक प्रमुख बंदरगाह को देखते हैं जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, या अभी इसका नाम बदलकर कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो अब कांडला बंदरगाह की बात कर लेते हैं। यह एक ज्वारीय पतन है या बंदरगाह है। यह उत्तर भारत को, अच्छा ये कांडला जो है वह जो हमारा भारत का इस तरह से कुछ शेप है ना, तो यहाँ पर यह कांडला बंदरगाह है। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय पतन है और उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। स्थापना की बात करें तो 1965 में की गई थी और इस पोर्ट का विकास स्वतंत्रता पश्चात कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। पहले आप जानते हैं कराची पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, लेकिन भारत का जब 1947 में विभाजन हो गया तो 1965 में देखा गया कि भाई अगर कराची पाकिस्तान में चला गया तो इन क्षेत्रों में हमारे पास कोई बंदरगाह बचा नहीं, तो वहाँ पर एक कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया और यह एक आयात प्रधान बंदरगाह है। यहाँ से पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थ उर्वरकों का आयात किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि ईरान वगैरह, ईरान, सऊदी अरब इत्यादि उन्हीं खाड़ी देशों में पड़ता है। हम मैपिंग के जरिए अच्छे से डिस्कस कर लेंगे लास्ट में इसे। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर में, और वहीं पर 2010 में
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी बंदरगाह के क्षेत्राधिकार के साथ प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। इस प्रकार यह देश का 13वां और प्रमुख बंदरगाह बन चुका है। भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे हम तूतीकोरन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यह तमिलनाडु और पारादीप उड़ीसा में जो पारादीप बंदरगाह है, इन दोनों के बीच में स्थित है यह। और यह बंदरगाह केंद्र सरकार ने इसे नौसेना को अग्रिम अड्डा बनाने की अनुमति दी और 2010 में इसे अनुमति प्रदान की थी केंद्र सरकार ने। और इससे पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम एकमात्र प्रमुख सैनिक अड्डा था। मतलब पहले क्या था कि विशाखापट्टनम तट पर भारत की जैसे नेवी को आप जानते हैं, जो नौसेना होती है, वह भी कहीं ना कहीं पोर्ट के सहारे ही बहुत सारी जगहों पे जाती है और वहाँ पे अड्डा होना ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि कोई कंट्री अगर आपसे समुद्र की ओर से अटैक कर दिया तब तो कंट्री परेशान हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास नेवी की व्यवस्था की गई और नेवी को ही ये समर्पित किया गया था तूतीकोरन बंदरगाह, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद भारत के प्रमुख रोडवेज वाले परियोजनाओं को देख लेते हैं। और रोडवेज सहित कुछ वैसी परियोजनाएं हैं जो भारत के अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण गति प्रदान करती है, तो इसको भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इसमें सबसे पहला बताया गया हमें सागरमाला परियोजना के बारे में। तो देखिए, सागरमाला परियोजना में कई एक बार पूछ लेता है कि सागरमाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, खास करके पीसीएस में या फिर बिहार दरोगा में, तो इन सारे एग्जामिनेशन में या सीडीएस सीएपीएफ में, सैनिक वाले एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो सागरमाला परियोजना का संबंध इससे है कि जैसे हमारा भारत का ये भूभाग इस तरह से है, तो भारतीय भूभाग अगर इस प्रकार है, ठीक है, इस तरह से अगर, तो हम जानते हैं कि इस साइड में अरब सागर है और इस साइड हमारा कौन सा है, तो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है इधर, ठीक है। तो अब इधर हमारे पास सागर का एक बड़ा भाग बच जाता है भारत में। तो इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, सड़क परिवहन से जोड़ने के लिए एक रोडवेज का निर्माण किया गया। और इसमें क्या है कि कोलकाता, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, इधर हो गया कांडला, मुंबई, इन सारे बंदरगाहों को जोड़ने के लिए ये सागर के समीप एक माला बनाने का कार्य किया गया है। तो इसे ही सागरमाला नाम दिया गया है। अब इसको नोट को देख लेते हैं। सागरमाला परियोजना को मार्च 2015 में कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना है। बंदरगाहों तक माल के तेजी, दक्षता और किफायती ढंग से आवागमन के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इंटर मॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना तथा श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना और मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधारना तथा रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना है। मतलब इसके जरिए क्या है कि जो भी भारत के प्रमुख 12 बंदरगाह हैं, ठीक है, मुख्य भूभाग में, तो उन सारे को एक माला के द्वारा, जैसे एक माला में क्या होता है कि विभिन्न सारे मोतियों को पिरोया जाता है। तो जैसे मोतियों को आप मान सकते हैं बंदरगाह है 12 और उसी को एक माला या एक धागा के जरिए पिरोया गया है। वह धागा है हमारा रोडवेज। और इसमें क्या है, अब इसका विकास कैसे कैसे हुआ है और इसमें प्रमुख बातें क्या क्या की गई हैं। तो इसमें प्रमुख चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो इन क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना और विकास करना है। दूसरा है कि मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधारना। तो मुख्य मंडी क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की, लोहा या खनिज या फिर जो भी चीज़ है, खाद्य वस्तुएं, उन सारी चीज़ों या क्रूड ऑयल, गैस, तो इन सारी चीज़ों की पहुँच आसानी से की जा सके एक जगह से दूसरे जगह।
और रेल अंतर्देशीय जलमार्गों तथा तटीय सड़क सेवाओं में सुधार करना है। जैसे आप जानते हैं अंतर्देशीय जलमार्गों के अंतर्गत भी अभी भारत में परिवहन बहुत कम हो रहा है, लेकिन अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है कहीं ना कहीं। तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना, आप जानते हैं रोड में कितना एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो इसके ज़रिए क्या है कि सड़क सेवाओं पे भार कम होगा। साथ ही जैसे किसी को जाना हो, मुंबई से जाना हो उसको विशाखापट्टनम या उड़ीसा जाना हो, तो उसको लगभग पता चला कि 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा रोडवेज से, ठीक है। और जब उसको भारी मात्रा में माल ले जाना हो तो ट्रकों के माध्यम से ले जाना होगा। ट्रक बहुत कम सामान ले जा सकता है, लेकिन वही बात करें एक बड़े जहाज़ की, तो भारत को एक माला के द्वारा जोड़ा जा सकता है और यहाँ से सामान उठाया और उसको क्या करना है, जैसे इस तट से भारत के इस क्षेत्र से हमें इधर की ओर सामान ले जाना है, तो पहले क्या होता था जहाज़ से इस तरह से जाएगा इधर, लेकिन अब क्या है कि अगर यहाँ से कुछ सामान उठाया और उसको यहाँ पहुँचाना है या यहाँ से उठा करके उसको यहाँ पहुँचाना है, तो हमें जहाज़ लेकर ऐसे ऐसे नहीं जाना होगा, बल्कि यहाँ से उठाया और इसके थ्रू इधर से इधर मूव कर गया, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया इस मॉडल में। इसमें समेकित विकास के लिए समुचित नीति एवं संस्थागत हस्तक्षेप एजेंसियों, मंत्रालयों एवं विभागों के बीच में परस्पर सहयोग को मजबूत करना भी इसका कार्य है। और संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना और उसे सक्षम बनाना है। उसके बाद और भी कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे आधुनिकीकरण सहित बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और नए बंदरगाहों की स्थापना करना है। सागरमाला परियोजना के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों को कम से कम 12 स्मार्ट शहर, जो भारत सरकार की योजना स्मार्ट शहर वाली, तो इसमें क्या है कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत अब नया इसमें जोड़ा गया कि जो स्मार्ट शहर भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम 12 स्मार्ट शहर व विशेष आर्थिक क्षेत्र को जोड़े जाएंगे। इससे क्या होगा कि भारत की जीडीपी में लगभग 2% की वृद्धि संभव है। अब हम देख लेते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, सागरमाला परियोजना के शुरू होने के परिप्रेक्ष्य में एक नई अवधारणा निहित है, जिसमें मैरीटाइम इकोनॉमिक क्षेत्रों या MER की एक बेहतर झलक का एहसास होता है। इस परियोजना पर की गई एक टिप्पणी में कहा गया है कि आने वाले समय में MER क्षेत्र बंदरगाहों के समूह एवं बंदरगाह आधारभूत उद्योगों के मध्य विकसित क्षेत्र होगा, ठीक है। यह बंदरगाहों का एक हब बन जाएगा। मतलब इस माला पे ही सारे बंदरगाह अगर स्थित है ऐसे ऐसे, तो पता चला कि अगर इसको हम विकसित करते हैं, इस रोड के थ्रू या रेल के थ्रू इस रूट को विकसित कर देते हैं, तो यहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बहुत सारी चीज़ों का आयात निर्यात विदेशों के साथ भी बेहतर हो सकेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसको तो हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार नेशनल हाईवे को हमने देख लिया। अब भारत में कुछ जो प्रमुख वाटरवेज हैं उन्हें देख लेते हैं और गैस पाइपलाइन को देखना है। अच्छा देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल रूट की बात करें तो यह जम्मू तवी से आती है और कन्याकुमारी तक जोड़ती है। ये सबसे लंबी भारत में रेलवे रूट है, ये हो गई। और सबसे लंबी यात्रा करने वाली एक्सप्रेस या रेलगाड़ी की बात करें तो एक विवेक एक्सप्रेस की नाम की रेलगाड़ी है, जो असम के गुवाहाटी से चलती है और यह इस तरह से आकर के यह कन्याकुमारी को जाती है। ये सबसे लंबी हो जाती है भारत में। तो रेलगाड़ी की बात करें तो विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, नहीं सॉरी इधर से ही आती है ये, तो इस तरह से जा रही है। तो सबसे लंबी रेलगाड़ी जो चलती है वही इस रूट पे चलती है, रेड वाले जो पॉइंट पे मैं बना रहा हूँ, गुवाहाटी से आती है और वह कन्याकुमारी को जाती है। तो इसका डिस्टेंस देखें समथिंग
3000 प्लस हो जाता है। जबकि ये जो हमें रूट का बात करें कि रेलवे रूट कौन सा है सबसे बड़ा भारत में, तो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 2900 समथिंग है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार कुछ प्रमुख वाटरवेज और गैस पाइपलाइन को। देखिए, एक बार मैं प्रमुख बंदरगाहों को डिस्कस कर देता हूं यहाँ। तो ये हमारा कोलकाता रहा, कोलकाता बंदरगाह जो हुबली नदी पे है और इस तरह से आ रही है, फिर ये तो रखना। ठीक है, दूसरा हमारा कांडला बंदरगाह यहाँ पर है। तीसरा हमारा मुंबई पोर्ट, मार्मागांव पोर्ट गोवा में है। कोच्चि पोर्ट या कोचिन पोर्ट ये हमारा केरल में है। उसके बाद चेन्नई पोर्ट और उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट और एक और कौन सा था, तूतीकोरन पोर्ट। तो ये सारे भारत में प्रमुख पोर्ट हैं जिसको सागरमाला के थ्रू जोड़ना है। तो अब थोड़ा सा गौर करें इस पे। तो अगर एक ऐसे रोड जो बनाया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, इसी में थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें और रेलवे के थ्रू भी जोड़ दें, तो एक माला तैयार हो जा रहा है। सागरमाला इसी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जैसे इसमें हमने देखा कोलकाता बंदरगाह यहाँ है, तो ये नेपाल यहाँ पर है, तो नेपाल के साथ व्यापार होगा या भूटान का व्यापार होता है तो हमारे इसी पोर्ट से होता है। तो इस तरह से ये सारे यहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं, इसके यहाँ से उत्पाद आते हैं और इनका विदेश व्यापार भी इस कोलकाता पोर्ट से ही होता है। यहाँ पर आप जानते हैं झारखंड में बहुत सारे मात्रा में लौह खनिज और भी बहुत सारे कोयला और भी बहुत सारा कुछ जैसे मैग्नीज वगैरह का उत्पादन होता है या खनन होता है। तो वो यहाँ के पारादीप पोर्ट से उसका निर्यात होता है। साथ ही विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, यहाँ से जैसे जापान वगैरह का व्यापार होता है, तो इस तरह से जावा सुमात्रा द्वीप के थ्रू जहाज आता है, इस तरह से आता जाता है। ये सारा चीज़ हो गया। दो प्रमुख सेनाओं का जो पोर्ट है, नौसेना पोर्ट, एक हो गया हमारा कन्याकुमारी वाला ये तूतीकोरन पोर्ट और दूसरा विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ पे 2 सैन्य अड्डा भी बनाए गए हैं। साथ ही नावा सेवा जो पोर्ट है वो इसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को या मुंबई पोर्ट को। एक प्रमुख पोर्ट है मार्मागांव पोर्ट, यहाँ पर डॉकयार्ड बनाया गया, बड़ा बड़ा जहाज निर्माण किया जाता है यहाँ पर। तो ये सारे प्रमुख फैक्ट थे जो हमने लगभग बता दिए। देखिए, अब अगर आपको देखना है कि जैसे कौन सा फसल उत्पादन, जैसे चीनी वगैरह हो रहा है तो उत्तर प्रदेश वगैरह में ज़्यादा होता है, तो ये भी कोलकाता पोर्ट के थ्रू ही विदेशों में निर्यात किया जाता है इसे। या फिर इधर कुछ हो रहा है, कोई उत्पाद हो रहा है, कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी रबर हो रहा है, तो यहाँ से निर्यात किया जाएगा किस पोर्ट के थ्रू, ये कोच्चि पोर्ट के थ्रू निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पोर्ट के थ्रू क्या क्या हो रहा है देख लिया हमने। पोर्ट से मूलभूत सेवाओं की बात करें तो जैसे तेल बाहर से विदेशों से भारत में आता है, साथ ही भारत से बहुत मात्रा में जो खाद्यान्न वाले अनाज होते हैं वह विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। कोयला निर्यात किया जाता है, आयरन ओर निर्यात किया जाता है, बॉक्साइट निर्यात किया जाता है, ये सारी चीज़ है। ठीक है, हम लोग इकोनॉमी वाले चैप्टर में और डिटेल से इसे देखेंगे। फिलहाल ये हमारा अच्छा ये बचा हुआ हमारा इम्पोर्टेंट वाटरवेज या फिर जो अंतर्राज्यीय जल परिवहन की बात कर ले भारत में, ये कुछ प्रमुख है, उसे देख लेते हैं एक बार। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इलाहाबाद से ये कोलकाता ऐसे जा रही है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ओके, तो ये कुछ प्रमुख जलमार्ग हैं, अंतर्राज्यीय जलमार्ग। तो ये हो गया इलाहाबाद से कोलकाता पोर्ट तक जा रहा है, ये वाटरवेज नंबर 1 है। उसी तरह से डुबरी सदिया को जोड़ रहा है, वाटरवेज नंबर 2 है, या अंतर्राज्यीय जलमार्ग 2 जो विभिन्न नदियों के माध्यम से इलाहाबाद और ये हल्दिया वाला जो है वह गंगा नदी में बनाया गया है, गंगा हुगली में, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी में है जो सदिया को डुबरी से जोड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह से
इधर देखिए गोदावरी नदी में भी बहुत सारे जलमार्ग बनाए गए हैं, और उसमें क्या होता है कि एक शहर से दूसरे शहर में विभिन्न भारी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है नदियों के माध्यम से। जिससे क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि रोडवेज पे बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या होती है, या बहुत सारे 100 ट्रक, अब पता चले कि 100 ट्रक आपके रोड पे अगर दौड़ रही हो वजन वाली सामान लेकर के, तो फिर तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे रूट पे जलमार्गों द्वारा भी या नदी जलमार्गों द्वारा भी बहुत सारे कार्गो का परिवहन किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फैक्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं अच्छे से, जिसमें हमने बताया वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से है कुछ। उसके बाद हम गैस पाइपलाइन की बात कर लेते हैं छोटा सा। तो गैस पाइपलाइन में ये देखिए, यहाँ जैसे महसान, राजकोट, ये सारे गैस पाइपलाइन है भारत में। और जैसे हम जानते हैं कि रोडवेज का विकास हुआ है, वैसे ही पाइप के थ्रू, जैसे हम खेत में सिंचाई करते हैं ना, तो पाइप के थ्रू सिंचाई करते हैं, उसी तरह से हमें जब क्या करना होता है, हमें जब गैसों का एक शहर से दूसरे शहर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन करना होता है, तो उसे हम गैस पाइपलाइन के थ्रू करते हैं। और वह ज़मीन में खोद करके लगभग 10 फीट 15 फीट के गहराई पे वो पाइपलाइन बिछाया जाता है और उसी के माध्यम से किया जाता है। तो प्रमुख गैस पाइपलाइन भारत में जो है वह पश्चिमी साइड पे ये विकसित है, और ये जैसे कांडला बंदरगाह के पास से यहाँ पे, या फिर मुंबई के पास गैस का भंडार पाया जाता है, तो वहाँ से विभिन्न गैसों को निकाल करके या फिर विदेशों से आयात किया जाता है, और उसे निकाल करके कोटा, इधर आप देख रहे होंगे मथुरा, ये सारे जो हजीरा, लुधियाना, जालंधर इत्यादि भेजा जाता है। ठीक है, इसे और डिटेल से अगर देखना हो तो हमारे मैपिंग वाले चैप्टर में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भारत में रेल उत्पादन की कुछ प्रमुख इकाइयां हैं। तो ये खास करके रेलवे वालों के लिए है, जो रेलवे का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो उनके लिए है, और दूसरे एग्ज़ाम में इससे नहीं कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर ये ज्योग्राफी का हमारा लास्ट लेक्चर था, और यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई आवश्यक सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें सुझाव दे सकते हैं, या कोई टॉपिक का कुछ हो तो हमसे पूछ सकते हैं। भरसक जहाँ तक होगा सुधार की बात वहाँ तक की जाएगी। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद अगेन। जय हिंद।